हेलो फ्रेंड्स, आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है नंबर ऑफ़ नोड्स इन द सब ट्री विद द सेम लेबल। सो एज़ यूजुअल हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि एक आपको ट्री दी गई है विथ n नोड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, तो लेट्स से अगर मेरे को n दिया गया है 5। ठीक है, इससे पहले कि मैं ट्री बनाऊँ, सबसे पहली बात यह है कि हमको बोला गया है कि इट इज़ अ ट्री नॉट अ बाइनरी ट्री। तो ये अजम्पशन तो रखना ही मत कि भाई कि ये बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, तो अभी अगर सपोज मेरे पास n = 5 है तो मैं एक 5 नोड्स का ट्री बना लेता हूँ। सो लेट से मेरा ट्री कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये बाइनरी ट्री हो। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 नोड्स का एक ट्री बना लिया। ठीक है, और दीज आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, अब उसमें एक कंडीशन है। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी तुम्हारा रूट नोड होगा ना, उसका जो नंबर होगा वो 0 होगा हमेशा। तो हम इसको 0 दे देते हैं। ठीक है, बाकी के जो भी नोड्स बचे हैं ना, उनको आप कैसे भी नंबर कर सकते हो। लेट्स से इसको मैंने 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया। ठीक है, इसको 3 नहीं, मैं इसको 3 कर देता हूँ, फिर इसको 4 कर देता हूँ। तो बाकी के नोड्स कैसे भी नंबर हो सकते हैं, बट जो रूट है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो हमको इस तरीके का एक ट्री दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस नोड नंबर, हर नोड को एक लेबल भी असाइंड है, और उस लेबल की वैल्यू कहाँ से आती है वो मैं अभी बताता हूँ। इस ट्री के अलावा हमें एक स्ट्रिंग भी दी गई है जिसका नाम है लेबल्स। ठीक है, और उसका लेंथ है n। जितने की नोड्स हैं उतना ही उसका लेंथ है। सो लेट्स से अगर मेरे को स्ट्रिंग दी गई है a b। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। अभी हमारा n 5 है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ भी 5 है। तो अगर मैं इसको इंडेक्सिंग करूँ तो ये 0th इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये। अब मैंने ये इंडेक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हर जो भी ये इंडेक्स पे कैरेक्टर है ना, वही नंबर का जो नोड होगा उसका वो लेबल होगा। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि अगर जैसे ये 0th इंडेक्स पे ए कैरेक्टर है, तो 0th नोड का लेबल हो जाएगा ए। वैसे ही फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है लाइक दिस ए, वो हो जाएगा नोड नंबर 1 का लेबल। वैसे ही 2 का हो जाएगा बी, फिर 3 का हो जाएगा ए और 4 का हो जाएगा बी। सो इस तरीके से हमारे हर नोड को एक लेबल भी असाइंड है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात कर ली कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया क्या गया है। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि तुम क्या करो, हर नोड को एज अ रूट मान के एक सब ट्री कंसिडर करो। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़, अगर मैं 0 को रूट मानता हूँ तो ये मेरी सब ट्री हो गई। ठीक है, अगर मैं 1 को रूट मानता हूँ तो ये मेरी सब ट्री हो गई। 2 को रूट मानता हूँ तो ये मेरी सब ट्री हो गई। 4 को रूट मानता हूँ तो ये मेरी सब ट्री हो गई। 3 को रूट मानता हूँ तो ये मेरी सब ट्री हो गई। राइट, तो उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला है कि तुम हर नोड को एज अ रूट मान के सब ट्री कंसिडर करो, और हर सब ट्री में बताओ कि ऐसे कितने नोड्स हैं जिनका लेबल की वैल्यू रूट नोड के लेबल के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है। ऑब्वियसली मैं स्टेटमेंट से इतना क्लियर नहीं होगा, तो मैं इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ। सो पहली बात तो, अगर मेरे पास n नोड्स हैं तो मेरी n सब ट्रीज बन सकती हैं, क्योंकि मैं हर नोड को एक रूट मान के एक सब ट्री बना सकता हूँ। राइट, तो ऑब्वियसली मेरे आंसर जो होगा एक अरे होगा ऑफ लेंथ n। अब हमारे यहाँ पे n 5 है, तो हमारा 5 लेंथ का एक अरे बनेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अगर मैं 0th एलिमेंट की वैल्यू की बात करूँ तो ये कह रहा है कि तुम 0th नोड को रूट मानो। ठीक है, तो अगर मैं ये 0th नोड को रूट मानता हूँ तो ये मेरी सब ट्री हो गई। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि इस सब ट्री में ऐसे कितने नोड्स हैं जिनकी वैल्यू, लेबल की वैल्यू रूट नोड के लेबल के वैल्यू के बराबर है। तो अगर 0th नोड को मैं रूट मान रहा हूँ तो इधर लेबल की वैल्यू है a। तो इस सब ट्री में ऐसे कितने नोड्स हैं जिनकी लेबल की वैल्यू a है, तो कितने होंगे, 1 2 और 3, बाकी नहीं है। राइट, सो 0th नोड को अगर मैं रूट मानूँ तो उस सब ट्री में
तीन ऐसे नोड्स हैं जिनकी लेबल की वैल्यू रूट नोड के लेबल के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। वैसे अगर मैं वन एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैं नोड नंबर 1 को एज ए रूट कंसिडर करता हूँ, तो जो सब ट्री बनेगी, अब मेरी ये सब ट्री बन गई, तो इसमें ऐसे कितने नोड्स हैं जिनकी वैल्यू है ए, तो वो है ये और ये 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2। अब मैं नोड नंबर 2 को अगर रूट कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे एक ही नोड है, तो इस नोड में ऐसे मतलब इस सब ट्री में ऐसे कितने नोड्स हैं जिनकी वैल्यू है बी, तो एक ही है, राइट। तो ये हो गया 1। सिमिलरली 4 के लिए भी हो जाएगा 1, सॉरी ये 4 के लिए हो जाएगा 1 और 3 के लिए हो जाएगा 1। सो ये हमारा आंसर अरे पॉपुलेट होगा और यही हमें रिटर्न करना है, ठीक है। सो गाइस, बिफोर वी मूव ऑन टू द सोल्यूशन, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मैंने बोला कि आपको एक n नोड्स की ट्री दिया गया है, तो वो ट्री हमें ऐसे रूट नोड दिया है और उससे सारे नोड्स जॉइंड है, इस तरीके से नहीं दिया गया है। हमको क्या बोला है कि आपको एक n नोड्स दिया है, जिसमें हमको ऑलरेडी बोल दिया है कि वो 0 से n-1 तक नंबर होंगे, और ये जो ट्री हमको बेसिकली अ लिस्ट ऑफ एजेस के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्री को कंसिडर करूं, तो इसमें मेरे को एक एजेस का अरे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा एजेस एक अरे है, तो उसमें हमको क्या बोला है कि बेसिकली ये अरे है ऑफ एजेस। अब वो एजेस कैसे भी हो सकते हैं, राइट। लेट्स से अगर 3 और 1 के बीच में एक एज है, तो 3 1 करके एक मेरा एक अरे हो जाएगा अंदर, ठीक है। वैसे ही लेट्स से 0 2 और 0 4, राइट, और 1 0, ठीक है। तो हमको ट्री बेसिकली इस लिस्ट ऑफ एजेस के फॉर्म में दिया गया है। और एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि ये कोई डायरेक्टेड एज नहीं है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे 3 1 लिख दिया है, तो ये ऐसा एज है, मतलब, और 0 2 लिखा है, तो ये ऐसा एज है, तो मतलब ये अनडायरेक्टेड है। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एज ऐसा दे रहा हूँ या फिर ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड फ़र्क नहीं पड़ता, इट जस्ट मीन्स कि देयर इज़ एन एज, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले ये एज दे रहा हूँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसमें अगर आप देखो, मैंने पहले ये एज दिया, फिर उसके बाद 0 2 ये दिया, तो मतलब किसी भी ऑर्डर में एज आ सकते हैं, और कोई भी स्टार्टिंग नोड हो सकता है, कोई भी एंडिंग नोड हो सकता है। तो इस तरीके से हमें एक लिस्ट ऑफ एजेस दिया गया है, और दिस लिस्ट ऑफ एजेस बेसिकली रिप्रेजेंट आवर ट्री, ठीक है। सो गाइस, अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, तो किस बात की देरी है, चलो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमें बनी बनाई ट्री नहीं दी गई है, हमको बस n नोड्स दिए गए हैं और एजेस दिए गए हैं। सो समहाउ वी हैव टू क्रिएट अ ट्री रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम कैसे एक ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जनरली जब भी हमें ऐसे नोड्स और एजेस दिए जाते हैं ना, तो जनरली इट मेक सेंस कि आप उसका रिप्रेजेंटेशन एक एडजेसेंसी लिस्ट से करो। सो व्हाट इज़ एन एडजेसेंसी लिस्ट? बेसिकली हर नोड के लिए आप एक एडजेसेंट लिस्ट मेंटेन करते हो। उस लिस्ट में वो सारे नोड्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर नोड के एडजेसेंट नोड्स होते हैं। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ कि हम ये एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरे पास ये 5 नोड का ट्री है, तो मैं एक 5 लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, ऑलराइट। ये हर एक नोड के लिए मैं एक एडजेसेंट लिस्ट बनाऊंगा। तो अगर 0 को मैं देखूं, तो 0 के लिए कौन कौन से नोड्स एडजेसेंट है, 1 2 और 4। तो मैं लिस्ट में 1 2 और 4 पॉपुलेट कर दूंगा, ठीक है। अभी 1 के लिए एडजेसेंट लिस्ट में मेरे पास कौन से 2 नोड्स होंगे, जो मतलब कौन से नोड्स होंगे, एक्चुअली 1 के एडजेसेंट 0 भी है और 3 भी है, तो मैं इसके एडजेसेंसी लिस्ट में 0 और 3 मेंटेन करूँगा। वैसे ही अगर मैं 2 को देखूँ, तो 2 का एडजेसेंट सिर्फ 0 ही है, तो मैं 0 मेंटेन करूँगा। 3 के लिए एडजेसेंट सिर्फ 1 है, तो मैं 1 मेंटेन करूँगा। फिर 4 के लिए एडजेसेंट सिर्फ 0 है, तो मैं 0 मेंटेन करूँगा। तो इस तरीके से मैं हर नोड के लिए एक एडजेसेंट लिस्ट मेंटेन करूँगा, विच बेसिकली टेल्स व्हाट आर द नोड्स विच आर एडजेसेंट टू दैट पर्टिकुलर नोड, ठीक है। तो ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया ट्री का। सो हाँ, और
एक्चुअली इस एडजेसेंसी लिस्ट में एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिडंडेंट डेटा है। एक्चुअली अगर आप देखो तो ये एज में अगर मैं ये एज कंसिडर करूँ, इसकी वजह से 0 के लिए एडजेसेंट 1 है और 1 के लिए एडजेसेंट 0 है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं 2 बार स्टोर कर रहा हूँ। तो 0 के लिए एडजेसेंट 1 है और 1 के लिए एडजेसेंट 2 है। वैसे ही हर एज के लिए मतलब हर एज के लिए दोनों एक रिडंडेंट डेटा होगा, इसके लिए ये एडजेसेंट होगा, इसके लिए ये एडजेसेंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब आप एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन करके रखते हो देन देयर इज़ अ रिडंडेंसी कि हर एज के लिए दोनों नोड में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो अभी हमको समझ में आ गया कि विद द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ n नोड्स एंड द लिस्ट ऑफ एजेस गिवन वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ एडजेसेंसी लिस्ट। तो अब इसके बाद हम एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो अभी मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया है ताकि चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो। सो हमारा एंड गोल क्या है, हमें ये आंसर अरे पॉपुलेट करना है, राइट। और इस अरे में हर एलिमेंट की क्या वैल्यू होगी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को कंसिडर करूँ तो वो कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा कि जो भी नोड नंबर 1 है उसको रूट कंसिडर करके जो सब ट्री बनती है उसमें ऐसे कितने नोड्स हैं जिनकी लेबल की वैल्यू उस रूट नोड के लेबल की वैल्यू के इक्वल है। तो इन दिस सब ट्री रूट नोड के लेबल की वैल्यू b है, तो ऐसे कितने नोड्स हैं इस सब ट्री में जिसके लेबल की वैल्यू b है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं सिर्फ ये 2 नोड्स हैं, तो इसका मतलब इस एलिमेंट की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सिमिलरली हमें हर एलिमेंट की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करनी है, राइट। सो इस प्रॉब्लम को देख के जो मेरे दिमाग में सबसे पहला सोल्यूशन आ रहा है जिसमें मेरे को ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा है वो ये है कि मैं क्या करूँगा, लेट्स से अगर मेरे को सपोज़ 0th इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 0th नोड पे जाऊँगा और यहाँ से सारे सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उन सबको एक्सप्लोर करूँगा और देखूँगा कि किन किन की वैल्यू डी है और उसका काउंट मेंटेन करके रख लूँगा और फाइनली यहाँ पॉपुलेट कर दूँगा। सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो अगर 0th की मेरे को वैल्यू पॉपुलेट करनी है तो मैं 0th नोड पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च कॉल कर दूँगा। अब ट्री को किस तरीके से सर्च किया जा सकता है, देयर आर 2 वेज, या तो आप डेप्थ फर्स्ट सर्च करो या तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च करो। लेट्स से मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मैंने 0th नोड पे गया और मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल किया, तो मैं देखूँगा कि कितने ऐसे नोड्स हैं जिनकी वैल्यू डी है। तो एक तो ये हो गया 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ है 3, राइट। तो हमको पता चल गया कि अगर मैं 0th पे मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल किया तो और उससे मेरे को पता चल गया कि ऐसे 3 नोड्स हैं जिनकी वैल्यू डी है। तो मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, राइट। अब मेरे को फर्स्ट मतलब इंडेक्स 1 की वैल्यू पॉपुलेट करनी है, तो मैंने नोड 1 पे DFS कॉल कर दिया और फिर देखूँगा कि किन किन की वैल्यू b है। तो फिर मैं ये एक तो 1 यहाँ हो गया, फिर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हो गया 2, ख़त्म। तो इसका वैल्यू हो गया 2। वैसे ही मैं इंडेक्स 2 के लिए नोड 2 पे DFS कॉल कर दूँगा। तो ये a है, तो इधर 1 हो गया काउंट और यहाँ पे कहीं और a नहीं है, तो इसका हो गया 1। और फिर वापस 3 पे कैलकुलेट कर लिया, तो 3 का अगर मैं रूट कंसिडर करके यहाँ पे DFS कॉल करता हूँ तो ये e एक वैल्यू है और नीचे कुछ है ही नहीं, तो एक ही रहेगा इसका वैल्यू। सिमिलरली 4, 5, 6 के लिए भी 1, 1, 1 वैल्यू रहेगी। तो इस तरीके से मैं अपना आंसर अरे पॉपुलेट कर सकता हूँ, राइट। और इसमें मतलब ये काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा और बिल्कुल सही सोल्यूशन है, ओके। तो चलो इस सोल्यूशन को हम एनालाइज कर लेते हैं। तो हम इस सोल्यूशन में कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली हर नोड पे एक DFS कॉल कर रहे हैं, राइट। सो अगर DFS जो होता है ना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ n। अगर हमारे पास एक ट्री है विथ n नोड्स, तो अगर उसमें मैं DFS कॉल कर रहा हूँ रूट पे तो O ऑफ n उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। सो अगर मैं हर नोड पे कर रहा हूँ DFS कॉल कर रहा हूँ तो हमारे पास कितने वैसे नोड्स हैं, n है, राइट। और मैं DFS हर वेक्टर पे कॉल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो O ऑफ n से थोड़ा कम होगा क्योंकि हर सब ट्री में n से कम नोड्स होंगे, बट हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट n है। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा दैट विल बी अराउंड O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है हमारा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर।
सो अगर मैं इस सोल्यूशन को कोड करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो मुझे टाइम लिमिट एक्सीडेड आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा सोल्यूशन भले ही सही है बट इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज। सो ऑब्वियसली हम इससे बेटर कुछ कर सकते हैं। सो देखते हैं कि हम इसको अपने सोल्यूशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। सो अगर मैं अपने सोल्यूशन को क्लोजली एनालाइज करूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ, तो हम इस नोड को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जब मेरे को ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू पॉपुलेट करनी है तो मैं DFS यहाँ पे कॉल करता हूँ और ये सारे नोड्स को एक्सप्लोर करता हूँ। तब मैं 4 पे फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। फिर मैं जब फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू पॉपुलेट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे DFS कॉल किया, तो मैंने ये सारे नोड्स एक्सप्लोर किए। वापस से मैं 4 वाले नोड पे दूसरी बार आया, राइट। फिर मेरे को जब फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू पॉपुलेट करनी है तो मैं वापस से इस नोड पे तीसरी बार आया। तो बेसिकली मैं सेम ही नोड के पास बार बार आ रहा हूँ फॉर डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ये तो वही बात हो गई कि आपको चाय बनानी है और आप दुकानदार के पास जाते हो, पहले बोलते हो दूध लो, दूध लेके आते हो, वहाँ से घर जाते हो। फिर आपको याद आता है कि भाई चाय पत्ती तो रह गई, चाय पत्ती लेने जाते हो, फिर घर आते हो वापस। फिर आपको याद आता है कि भाई चीनी रह गई, फिर चीनी लेने जाते हो दुकान के पास, फिर वापस जाते हो। तो इससे आपके चाय बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। इससे अच्छा आप एक ही बार दुकानदार के पास जाते, आप बोलते हैं मुझे दूध दो, चाय पत्ती दो, चीनी दो, एक साथ वो तीनों चीज़ें लेके आते और आप वापस से अपने घर पे आके चाय बना लेते, तो वो चाय कितनी जल्दी बनती, राइट। सो हम सिमिलर आइडिया हमारे सोल्यूशन में भी लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग DFS ऑन ईच नोड, जस्ट बिकॉज हर एक नोड की लेबल में भी डिफरेंट हो सकता है, हम एक ही बार DFS कॉल करेंगे और जहाँ पे जब भी कोई नोड पहली बार हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ वैल्यू फॉर वन कैरेक्टर, हम बताएंगे कि उस सब ट्री में हर कैरेक्टर के काउंट कितने हैं। और वैसे भी इंग्लिश में कितने 26 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो कोई ये इतनी बड़ी भी वैल्यू नहीं है। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़, मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैं एक ही बार DFS कॉल करूँगा एकदम रूट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे DFS कॉल कर दिया। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे बता कि मेरे लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कितने क्या कैरेक्टर्स के क्या काउंट है, ठीक है। तो इस पर अगर मैंने DFS कॉल किया तो ज़ीरो अपने लेफ़्ट वाले सब ट्री से पूछेगा कि बता भाई कि हर कैरेक्टर का काउंट कितना है। तो वन के पास आएगा, वन बोलेगा रुको मैं अपने चाइल्ड से पूछता हूँ। तो ये अपने लेफ़्ट चाइल्ड से पहले पूछेगा। तो ये लेफ़्ट चाइल्ड से पूछेगा कि तू मुझे बता कि कितने कैरेक्टर्स काउंट है हर एक। तो फिर ये 4 वाला बोलेगा कि ठीक है मैं चेक करता हूँ, पर इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये सबसे पहले तो अपनी खुद की वैल्यू पॉपुलेट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक सब ट्री कंसिडर करूँ तो 4 इंडेक्स पे एक ही D की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक ही नोड है, राइट। तो मैं 4th इंडेक्स पे 1 पॉपुलेट कर दूंगा। उसके बाद ये अपने पेरेंट को बताएगा देखो A 0 है, B 0 है, सारे 0 हैं, बस एक D है, ठीक है। मतलब कि आपके लेफ़्ट सब ट्री में आपको एक D मिलने वाला है, ये उसने अपने पेरेंट को बता दिया। फिर ये बोलेगा कि ठीक है मैं अपने राइट चाइल्ड से पूछता हूँ। तो ये अपने राइट सब ट्री को पूछता है कि भाई तू बता। तो सिमिलरली ये भी राइट सब ट्री में एक ही नोड है, तो ये सबसे पहले अपनी वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। 5th इंडेक्स पे वो देखेगा कि ऐसे इस सब ट्री में कितने ऐसे नोड्स हैं जिनकी वैल्यू B है। तो क्योंकि यह एक ही नोड है तो हम इधर 1 पॉपुलेट करेंगे। फिर ये अपने पेरेंट को बताएगा देखो बाकी कैरेक्टर का तो पता नहीं, बट मतलब बाकी कैरेक्टर 0 हैं बट एक B मिलेगा आपको अपने राइट सब ट्री से। तो ये इन्फॉर्मेशन अब हमारे पेरेंट के पास चली गई। तो पेरेंट बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को लेफ़्ट सब ट्री से एक D मिल रहा है, राइट सब ट्री से एक B मिल रहा है, और मेरे को चाहिए कि मेरे इस सब ट्री में कितने B हो सकते हैं, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू B है, राइट। तो क्योंकि यहाँ से एक B मिल रहा है, यहाँ से एक B भी नहीं मिल रहा है, उसके खुद की वैल्यू भी B है, यानी कि 2 मिल रहे हैं। तो ये सबसे पहले उसे पॉपुलेट कर देगा फर्स्ट इंडेक्स पे कि भाई हाँ फर्स्ट इंडेक्स पे 2, कि भाई 2 B मिल रहे हैं। प्लस ये इन्फॉर्मेशन ये ऊपर अपने पेरेंट को भी देगा, राइट, क्योंकि इसको पेरेंट ने पूछा था। तो क्योंकि यहाँ से एक D आ रहा है तो ये 1D बोल देगा, और यहाँ से एक B आया और इसका खुद का एक B है तो ये 2B होगा। तो इसने अपने पेरेंट को बता दिया कि भाई आपके लेफ़्ट सब ट्री से आपको एक D और 2B मिलने वाले हैं। तो 0 बोलेगा ओके, अब मैं अपने राइट सब ट्री से पूछता हूँ। तो अपने राइट सब ट्री से पूछेगा तो ये बोलेगा कि रुको मैं अपने चाइल्ड से पूछता हूँ। तो ये पहले अपने लेफ़्ट के पास आएगा। तो सिमिलर आइडिया से ही ये एक ही नोड का सब ट्री होगा, तो ये पहले अपने इंडेक्स की वैल्यू 1 कर देगा, राइट, क्योंकि एक ही नोड है जिसकी वैल्यू E हो सकती है। तो ये 1 लिख दिया, और फिर इसने अपने पेरेंट को बता दिया देखो भाई एक E मिलेगा तुम्हें तुम्हारे लेफ़्ट सब ट्री से। वैसे ही वो अपने राइट वाले चाइल्ड से जब पूछेगा तो ये बोलेगा कि
देखो भाई, पहले मैं अपना स्टोर कर लेता हूँ कि एक ही ऐसा नोड है जिसकी वैल्यू डी है इस सब ट्री में। ये मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट को बता दिया कि भाई कि एक ही डी तुम्हें यहाँ से मिलेगा। अब टू को चाहिए कि कितने ऐसे नोड्स हैं जिनके पास जिनकी लेबल की वैल्यू ए है। तो यहाँ पे तो एक भी ए नहीं है, यहाँ से भी एक भी ए नहीं आ रहा, तो यानी ये खुद ही एक ऐसा नोड है। तो ये सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू रख देगा 1। अब ये अपने पेरेंट को बताएगा कि भाई आपके राइट सब ट्री में एक ई है, एक डी है और एक ए है, राइट। तो अभी ये जो जीरोथ नोड है ये किस में इंटरेस्टेड है? ये सिर्फ डी में इंटरेस्टेड है, राइट। तो ये क्या देखेगा कि भाई मेरे लेफ्ट सब ट्री से मुझे एक डी मिल रहा है, मेरे को राइट सब ट्री से एक डी मिल रहा है, तो और मेरी खुद की एक डी है। तो बेसिकली इस सब ट्री में ऐसे 3 नोड्स हैं जिनके लेबल की वैल्यू डी है, तो वो अपने जीरोथ इंडेक्स पे वो वैल्यू रख देगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा आंसर अरे पॉपुलेट हो जाएगा। ओके, सो अगर देखा जाए तो मैं पहले ये आंसर अरे पॉपुलेट करने के लिए हर एक नोड पे डीएफएस कॉल कर रहा था, यानी n टाइम्स डीएफएस कॉल कर रहा था। बट अब मैं सिर्फ एक ही बार डीएफएस कॉल कर रहा हूँ और ये आंसर अरे पॉपुलेट कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन लग रहा है मुझे कंपेयर टू जो हमने पहले देखा था। सो अगर हम हमारे इस सोल्यूशन से सेटिस्फाइड हैं तो अब जल्दी से इसका हम सूडो कोड देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमें जो लिस्ट ऑफ एजेस दिए गए हैं हम उसको ट्री में यूजिंग एन एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। तो मैं इसको बस ऐसे नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग जो हमें फोकस करने की ज़रूरत है वो है डीएफएस, क्योंकि मेरे को एक बार डीएफएस कॉल करना है तो हम डायरेक्टली भी डीएफएस पे फोकस करते हैं। तो डीएफएस में मैं 2 चीज़ें ले सकता हूँ। एक हो गया मेरा नोड जो बेसिकली नंबर बताएगा उस नोड का, और दूसरा ये लेबल्स स्ट्रिंग जो हमने पहले डिस्कस किया है, जो कि हर एक नोड का लेबल स्टोर करेगी उस इंडेक्स पे, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस नोड को कंसिडर करूँ तो ये क्या कर रहा है, ये अपने पेरेंट को हर एक कैरेक्टर का काउंट बता रहा है इस सब ट्री में, राइट। तो हम एक अरे बना लेते हैं काउंट, और इसकी लेंथ होगी 26। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, राइट। अब ये हो गया। तो अब ये क्या कर रहा है, ये इंटर्न अपने जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं उनको बोल रहा है, उन पे डीएफएस कॉल कर रहा है। तो चलो हम इसके हर एडजेसेंट पे डीएफएस कॉल करते हैं, ठीक है। अब डीएफएस कॉल करें तो ऑब्वियसली वो एक ये जो भी काउंट है वो रिटर्न कर रहा है, राइट, हर कैरेक्टर का। वो हम हमारे काउंट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम एट द एंड ये काउंट को वापस ऊपर भेजने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं बस ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, काउंट प्लस इक्वल टू, ये डायरेक्टली अरे में ऐड हो रहा है, डीएफएस ऑफ एडजेसेंट कॉमा, ये वापस लेबल्स डाल दिया, ठीक है। इसने अभी अपने हर एक एडजेसेंट नोड का से कैरेक्टर का काउंट लिया और अपने में ऐड कर दिया। अब इसको खुद का भी तो कैरेक्टर का काउंट ऐड करना है ना। तो सबसे पहले हम वो कैरेक्टर निकाल लेते हैं। लेट्स से वो है CH, और वो क्या होगा, लेबल्स, और उस नोड का कैरेक्टर क्या होगा जो इस लेबल स्ट्रिंग के उस जो भी नोड का नंबर है उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो, तो वो हमने निकाल लिया और हम इस काउंट में उसको ऐड कर देंगे। सो काउंट ऑफ CH माइनस कैरेक्टर A प्लस प्लस। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है, बेसिकली जो भी A कैरेक्टर है मैं उसको 0th इंडेक्स पे डालना चाहता हूँ। तो अगर A का ASCII 65 है तो अगर मेरा CH का भी A आता है तो 65 माइनस 65 0 पे चला जाएगा। अगर B होगा तो 66 होगा, तो 66 माइनस 65 फर्स्ट इंडेक्स पे चलेगा। तो इस तरीके से हम अपने कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर करेंगे इसमें, ठीक है। अभी एक बार ये हमारा हो गया तो ऑब्वियसली हमें इसे आंसर अरे में भी पॉपुलेट करना है, राइट। तो लेट से हमारा आंसर अरे ऑलरेडी ऊपर डिफाइन था, तो आंसर में हम इस नोड के लिए ये काउंट स्टोर कर लेंगे, CH -A, ठीक है। ये हो गया। अब बाद में जब ये सब हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसको ये पूरा काउंट अपने पेरेंट को रिटर्न करना है, तो ये हम काउंट अरे रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमने हमारा ये हमारे कोड का ये हमारे सोल्यूशन का सूडो कोड होगा, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो हम इसको जल्दी से कोड भी कर लेते हैं।
सो गाइज ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमें कोड करना है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमें एक n नोड्स दिए गए हैं, लिस्ट ऑफ एजेस दिया गया है और लेबल्स दिया गया है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपना एक आंसर अरे डिक्लेयर करके, यही मैं रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो इसकी साइज़ कितनी होगी, n जो हमें दिया गया है। ठीक है, अभी क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ एजेस दिया गया है तो हमें इसका ट्री रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करूँगा। तो मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट, विच विल बी अ लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो इसका नाम देता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट। ऑब्वियसली इसकी भी साइज़ होगी n। क्यों? क्योंकि मैं हर एक नोड के लिए एक एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन करने वाला हूँ और मेरे पास n नोड्स हैं, तो n होगा इसका साइज़। और मैं इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ ताकि मुझे नल से डील ना करना पड़े। एडजेसेंसी लिस्ट डॉट ऐड न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, ये हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम इसको पॉपुलेट करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट को। तो वो कहाँ से पॉपुलेट होगी, जब हम हमारे एजेस पे इटरेट करेंगे। सो लेट्स इटरेट ओवर इट फॉर इंट। अगर मेरा एक एज ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम हर एज को इटरेट करेंगे और एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट ई ऑफ 0 डॉट ऐड ई ऑफ 1। और वैसे ही हम एडजेसेंसी लिस्ट में गेट ई ऑफ 1 करेंगे और ऐड करेंगे ई ऑफ 0। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मेरे पास ए बी एज है तो मैं ए की एडजेसेंसी लिस्ट निकालता हूँ और उसमें बी को ऐड करता हूँ, और बी की एडजेसेंसी लिस्ट निकाल के उसमें ए को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एडजेसेंसी लिस्ट पॉपुलेट हो गई और हमारा ट्री रिप्रेजेंटेशन हो गया एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में। अब हमारा सेकंड चीज़ जो हमें करनी है वो हमें DFS कॉल करना है, जो हमने डिस्कस किया। तो हम किस पे कॉल करेंगे, जो भी रूट है जो कि है 0, और हम ये लेबल्स उसको पास कर देंगे। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DFS, एक बात बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि जैसे एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, अगर हमारे पास ए बी एज है तो ए के एडजेसेंसी लिस्ट में बी है और बी के एडजेसेंसी लिस्ट में ए है। सो जब हम DFS कॉल कर रहे हैं, लेट्स से हम ए से बी पे आते हैं, तो हमें वापस बी से ए में नहीं जाना है, राइट। ए ऑलरेडी विजिटेड है। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम एक सेट रख लेते हैं जो बताएगा कि कौन से नोड्स ऑलरेडी विजिटेड है और हमको वापस से उसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो मैंने ये विजिटेड डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, विजिटेड इक्वल टू न्यू हैश सेट टीचर n। ठीक है, ऑल राइट। अब हम ये DFS करते हैं इम्प्लीमेंट। सो ये सबसे पहले तो DFS हमें इंटीजर अरे देने वाला है रिटर्न में, क्योंकि ये बेसिकली बताता है कि हर कैरेक्टर का काउंट कितना है, राइट। तो ये DFS हो गया, ये नोड का नंबर हो गया एज अ पैरामीटर, और फिर ये लेबल हो गया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा कि विजिटेड में ऐड कर दूँगा, क्योंकि मैं ये नोड को विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को एक काउंट अरे चाहिए, राइट, जो बेसिकली हर कैरेक्टर का काउंट बताएगा। तो ये हो गया न्यू इंट 26। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हर एडजेसेंसी नोड पे DFS कॉल करूँगा। सो वो मेरे को कैसे मिलेगा, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट नोड। तो इस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड्स है उस पर इटरेट किया, और अगर वो विजिटेड नहीं है तो इसका मतलब कि विजिटेड डॉट कंटेन्स एडजेसेंसी, मतलब कि ये एडजेसेंट नोड हम पहले विजिट नहीं किए हैं, नॉट लगाया, ध्यान रखना। तब हम ये चीज़ करेंगे कि हम क्या करेंगे कि उस पर DFS कॉल करेंगे। तो DFS में हमको वापस से एक एडजेसेंट नोड का काउंट आ जाएगा अरे, जो हर कैरेक्टर का काउंट बताएगा उस सब ट्री में। सो यहाँ पे मैं DFS कॉल कर लेता हूँ
एडजेसेंट पे और लेबल्स वापस से पास कर देता हूँ। ये हो गया, और जो भी हमें आया है हमें उसे अपने काउंट में ऐड करना है, राइट। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 26, i प्लस प्लस, तो काउंट ऑफ i में प्लस इक्वल टू एडजेसेंट काउंट का i आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने हमारे जो भी एडजेसेंट नोड्स है उन सब का काउंट हमने हमारे काउंट में ऐड कर लिया। अब हमें खुद के नोड का भी तो काउंट में ऐड करना है, राइट। सो वो मैं कैरेक्टर देख लेता हूँ पहले कौन सा कैरेक्टर है। तो वो हो जाएगा लेबल्स डॉट कैर ऐड, क्योंकि उस जो भी इस नोड का नंबर है उसी इंडेक्स पे उसका लेबल होगा। तो लेबल्स डॉट कैरेट एज नोड, ठीक है। और फिर हम ये अपने काउंट में ch माइनस कैरेक्टर ए प्लस प्लस कर देंगे। तो उससे हमारे इस नोड का जो भी वैल्यू है लेबल असाइंड है उसका काउंट भी हमने 1 से बढ़ा दिया, और वही हमको जो भी उसका काउंट है वो हमें हमारे आंसर अरे में भी पॉपुलेट करना है। तो आंसर ऑफ नोड इक्वल टू काउंट ऑफ ch माइनस कैरेक्टर ए, ठीक है। ये हमने पॉपुलेट कर दिया। उसके बाद हमें ये जो भी काउंट अरे है हमें पेरेंट को देना है ताकि वो उसको यूटिलाइज़ कर सके। तो हमने रिटर्न काउंट कर दिया। इस तरीके से हमने हमारा DFS इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जब ये एक बार DFS पूरा रन हो गया तो हमारा जो भी आंसर अरे है वो पूरा पॉपुलेट हो चुका है। तो हमको बस वही रिटर्न करना है, रिटर्न आंसर। तो आई गेस ये कंप्लीट है। अब एक बार बस इसको चला के देखते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केस के साथ। ओके, कुछ कंपाइलेशन एरर आ गया है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, विजिटेड। चलो, फिनिश्ड माय आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, मुझे सेम ही लग रहा है। सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड। सो बेसिकली हमारे सोल्यूशन का ये कोड हो जाएगा। तो चलो अभी अपने सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सो ये तो हम n साइज़ की एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। सो O ऑफ n है, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर हमें n नोड्स का ट्री दिया गया है तो ऑब्वियसली उसके एजेस n-1 होंगे। तो ये एजेस का जो भी हमें अरे दिया गया है दैट विल बी O ऑफ n, ठीक है। तो जब मैं एडजेसेंसी लिस्ट पॉपुलेट कर रहा हूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम होगी O ऑफ n, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन है ये DFS। तो जब भी हम DFS कॉल करते हैं ऑन अ ट्री विथ n नोड्स तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है O ऑफ n। तो ये O ऑफ n होगा। और भले ही इसके अंदर हमारे पास एक फॉर लूप है बट ये फॉर लूप एक कांस्टेंट फॉर लूप है, राइट, 26 कैरेक्टर्स का। तो ये दिस विल बी लाइक 26 इंटू n विच इज़ अगेन O ऑफ n। सो ओवरऑल अगर मैं अपने सोल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो वो होगा O ऑफ n। तो इसको अपन लिख लेते हैं, टाइम विल बी O ऑफ n। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, राइट। तो अगर मैं देखूँ तो हर एज के लिए बेसिकली 2 एंट्रीज होंगी, राइट। अगर ए बी एज है तो ए नोड के एडजेसेंसी लिस्ट में बी की एंट्री होगी और बी नोड के एडजेसेंसी लिस्ट पे ए की एंट्री होगी। तो ओवरऑल O ऑफ 2n हमारा साइज़ होगा एडजेसेंसी लिस्ट का। तो सॉरी, मैं पहले ही O ऑफ n क्यों लिख दिया पता नहीं, इसको खाली रखते हैं। तो ये, हाँ, तो O ऑफ 2n तो विच विल बी अगेन O ऑफ n एडजेसेंसी लिस्ट के लिए। उसके बाद हमने ये DFS पे कॉल किया है। तो ये DFS हमारा मैक्सिमम कितने डेप्थ तक जा सकता है, O ऑफ n डेप्थ तक जा सकता है। और हर डेप्थ पे हम एक इंटीजर अरे बना रहे हैं ऑफ साइज 26 विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू। सो अगर मैं स्पेस देखूं तो इट विल बी O ऑफ n अगेन फॉर DFS। सो सिमिलर टू टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही होने वाली है हमारे सोल्यूशन की। तो मैं लिख लेता हूँ O ऑफ n। So with this we come to an end of this video.
अगर मैं आपको ये सॉल्यूशन समझाने में सफल रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक बाय बाय।